जिस शीर्षक को हम विषय वस्तु के रूप में लेंगे वह है संघ की कार्यपालिका। यद्यपि कल जो व्याख्यान था उसमें मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता तो पाई जाती है, परंतु संसदीय संप्रभुता को स्पष्ट नकार दिया है भारत के संविधान निर्माताओं ने। और विभिन्न न्यायिक निर्णयों में ये बात समझ में आई कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो संसदीय संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा सीमा अधिरोपित करती है। जैसे कि कल बात हमने की थी कि संसदीय प्रजातंत्र में संसद व्यवस्थापिका के रूप में कार्यपालिका को अपने प्रति उत्तरदायी बनाती है। और हमारे देश में हमने संसदीय प्रजातंत्र को इस वजह से ही सर्वाधिक उपयुक्त माना था कि हम कार्यपालिका की निरंकुशता पर रोक लगाना चाहते थे और कार्यपालिका के दिन प्रतिदिन के कार्यों को कि जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहते थे। इस हेतु संसदीय प्रजातंत्र एक सर्वोत्तम विकल्प है। भारत के संदर्भ में हमने कल इस बात पर चर्चा की थी कि संसदीय संप्रभुता नहीं पाई जाती, संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है। जबकि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता दोनों ही पाई जाती है। एक लिखित संविधान होने के नाते इसका कारण जो मूल है वह ये है कि भारत में एक लिखित संविधान मिलता है, जबकि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं पाया जाता। एक लिखित संविधान का अभाव ही ब्रिटेन की संसद को संप्रभु रूप में स्थापित करता है, जबकि भारत में एक लिखित संविधान होने, संघात्मक व्यवस्था होने, नागरिकों के मूल अधिकारों को संविधान में स्पष्ट वर्णन कर देने के कारण संसद की सीमाएं या संसद के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं आरोपित हो जाती हैं। इस संदर्भ में ये बात समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में कोई भी लिखित संविधान होगा तो वह संस्थाओं की न केवल शक्तियों की व्याख्या करेगा बल्कि उन शक्तियों की सीमाओं को भी निश्चित करेगा। वस्तुगत रूप से लिखित संविधान का काम ही ये है कि वह शासन के विभिन्न अंगों के मध्य न केवल शक्तियों का विभाजन करे बल्कि एक शक्ति संतुलन भी कायम करे, उनकी सीमाओं, उनके कार्य क्षेत्र की सीमाओं का भी निर्धारण करे। इस रूप में भारत में जो लिखित संविधान है वो उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो भारत में संसद ही नहीं, शासन का कोई भी अंग संप्रभु नहीं है। देश में संप्रभुता की अवधारणा या तो जनता या संविधान में निहित मानी गई। इस रूप में ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि ब्रिटेन में क्योंकि कोई लिखित संविधान नहीं है और ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है, निर्मित संविधान नहीं है, और एक लंबे विकास क्रम के कारण जो संविधान विकसित हुआ ब्रिटेन में, वहाँ राजा की शक्ति धीरे धीरे कम करके संसद की शक्ति बढ़ाई गई और इस तरह संसद एक सर्वोच्च और संप्रभु संस्था बनकर हुई। लिखित संविधान का अभाव होने के कारण संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम या नियम वहाँ पर संविधान का श्रेणी या सामान्य कानून की श्रेणी ही रखता है। तो ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि ब्रिटेन के संविधान और भारत के संविधान में जो मूल अंतर है वह लिखित संविधान का है। यद्यपि कुछ हिस्सा लिखित रूप में भी मौजूद है, परंतु बड़ा हिस्सा ब्रिटेन का अलिखित रूप में मौजूद है।
संघ की यही संसदीय प्रजातंत्र की तरह जो हमने ब्रिटेन में देखा है कि नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का भेद पाया जाता है, भारत में भी नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का भेद स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। जहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है जिसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यहाँ एक बात समझ लेना आवश्यक है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और यही बात समझाने के लिए आवश्यक है क्योंकि जब हमें एक नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष बनाना था तो हम राष्ट्रपति को सीधे निर्वाचित नहीं कर सकते थे। इसका कारण ये है कि इस संसदीय प्रजातंत्र में संसद और ख़ास तौर पर संसद का निम्न सदन जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता हुआ माना जाता है। यही वजह है कि कार्यपालिका उत्तरदायी निम्न सदन के प्रति ज़्यादा होती है, उच्च सदन के प्रति कम होती है। यदि निम्न सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो कार्यपालिका अस्तित्व में नहीं रहती है। तो यही वजह है कि भारत में हम संसद को जब जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व मानते हैं और संसद का निर्वाचन, खासतौर पर संसद के निम्न सदन का निर्वाचन जनता द्वारा वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो हम राष्ट्रपति का ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष निर्वाचन इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसी स्थिति में जनता की दो इच्छाएं हो जाती, जो हम ये मानते हैं कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित दो संस्थाएं बन जाती हैं, एक राष्ट्रपति और दूसरा संसद। और ऐसी स्थिति में दोनों संस्थाओं में टकराव पैदा होता है कि कौन जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। सही कि अगर हम राष्ट्रपति का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष जनता द्वारा करते तो एक समस्या ये पैदा हो जाती कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया राष्ट्रपति भी ये दावा कर सकता है कि वे जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसी स्थिति में वह अपनी वास्तविक शक्तियों के प्रति आग्रही हो सकता था। इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे संविधान में राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई है और जनता उसके लिए एक निर्वाचन मंडल है जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये बात भी ध्यान रखी गई है कि संसद के निर्वाचित सदस्यों का मूल्य उतना ही रहे जितना राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मूल्य कुल रहे। तो इस हेतु फार्मूला संविधान में दिया गया है। तो ये बात समझने की है कि अप्रत्यक्ष रूप से लागू कर राष्ट्रपति को चुनने के पीछे ये बात स्पष्ट है कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र का कार्यकारी है, वह वास्तविक कार्यकारी नहीं है। उसे अपने निर्णय अपने मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा ही करने होंगे। संसदीय ब्रिटेन में ऐसी स्थिति इसलिए नहीं थी है कि ब्रिटेन में एक वंशानुगत रूप से चुना हुआ राजा है और वह वंशानुगत आधार पर चुना जाता है। तो ब्रिटेन का संविधान रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वहाँ शासन का सर्वोच्च पद जनता द्वारा चुना नहीं जाता है, बल्कि निर्वाचित नहीं है, बल्कि वो वंशानुगत आधार पर निर्वाचित है। भारत में राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, यद्यपि वे निर्वाचित व्यक्ति है
और इसी वजह से भारत में गणतंत्र की अवधारणा को महत्व मिला और भारत को गणतंत्र कहा जाता है कि भारत में जो सर्वोच्च पद है वे निर्वाचित है। हमने कोई वंशानुगत राजा की आवश्यकता महसूस नहीं की, यानी शासन का सर्वोच्च पद निर्वाचित है। और यही चीज़ भारत को एक रिपब्लिक या गणतंत्र बनाती है। यद्यपि राष्ट्रपति संसदीय प्रजातंत्र होने के कारण प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के निर्णयों के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य होता है। तो इस रूप में ये बात समझने की ज़रूरत है कि नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का जो भेद है वो ब्रिटेन से आया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने शीर्षतम पद को वंशानुगत ना मानकर उसे निर्वाचित बनाया है और उस राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई है।